नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बलियावी को आखिर किससे बल मिलता है? क्योंकि बलियावी ये कोई पहली बार नहीं है, कई ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिस पर विवाद लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बार कन्नी उनके बयान से काटा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी अपना बयान दिया है और कोई भी गुलाम रसूल बलियावी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा, खासकर उनकी ही पार्टी के लोग, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के जहरीले जो बोल हैं उनकी निंदा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो उनसे बात करेंगे, फिर भी बलियावी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी का यही वो बयान है जिसने जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान से खुद उनकी पार्टी तक ने किनारा कर लिया है। सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा सार्वजनिक विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल यू का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति है। यही नहीं, भारतीय सेना को लेकर दिए गए बलियावी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बलियावी से बात करेंगे। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता में। मुख्यमंत्री बलियावी की जहर उगलती जुबान के साथ न तो उनकी पार्टी है और न नेता, फिर भी बलियावी के तेवर नर्म नहीं पड़ रहे। बलियावी अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बलियावी ने अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री और सत्ता में बने लोगों से सवाल किया है। मेरा सवाल उनसे है जो आज के डेट में चाइना का नाम लेने से भय खाते हैं। ये तो देश भी जानता है कि बलियावी जैसे नेताओं की राजनीति ऐसे ही जहरीले बयानों पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब जेडीयू ऐसे बयानों पर बलियावी के साथ नहीं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बलियावी के बयान के साथ नहीं, फिर बलियावी किसके इशारे पर बार बार ऐसे बयान देते आ रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बात आकर वहीं रुकी है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि एक के बाद एक कई बयान अभी तक गुलाम रसूल बलियावी ने दे दिए हैं। आज की डिबेट में धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा का स्वागत। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में होंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस डिबेट में हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहस को उस दिशा में ले चलें जहां इसकी बेहद ज़रूरत है। खासकर सेना के शौर्य पर तो सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, ये बच्चा भी जानता है, लेकिन गुलाम रसूल बलियावी आगे अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए, कह सकते हैं सीधे भाषा में, कि अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ललन सिंह जी, आपका बेहद जुड़ाव रहा है और आपने एक उम्र जो है सेवा में, देश की सेवा में दिए हैं। आज जो गुलाम रसूल बलियावी एक के बाद एक बयान देते हैं, अब सेना को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोट करके कहा कि अगर आपको पाकिस्तान से डर लगता है तो फिर 30% मुसलमान के बच्चों को देकर दिखाइए। क्यों, क्या हो रहा है? आपने तो कई जगह पर काम किया, कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, जरा बताइए अभी जो ये शिगुफा लेकर आए हैं, इसकी जद में, इसकी जड़ में है क्या? मैं आपके मंच से ये बताना चाहता हूं पहले कि ये बहुत खुशी की बात है कि जनता यूनाइटेड और उनके सबसे बड़े नेता सर्वोच्च अपने मुख्यमंत्री जी ने भी इसको एक तरह से खारिज कर दिया है। तो मैं इसको पूरी ताकत के साथ बोलता हूं। मैं ये नहीं जानता कि पूर्व सांसद रहे या एमएलसी रहे, ये गुलाम रसूल, मैं ये भी नहीं जानता कि डिफेंस के ऊपर बोलने के काबिल है या नहीं है। उसका एक खास कारण है। जो आदमी ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर
या भारत अगर पाकिस्तान को पूरी तौर पे निपट नहीं सकता तो हमें 30% किसी एक समुदाय को भर्ती कर दो, हम सुधार देंगे। उसको यह पता नहीं है, मैं उसको जान के प्रयोग कर रहा हूं कि पाकिस्तान कोई चीज नहीं है जो कि उसको निपटने के लिए हमें किसी और समुदाय की जरूरत है। इसमें एक लाइन मैं जोड़ता हूं, उनको यह भी नहीं पता कि सेना में धर्म नहीं होता और धर्म के साथ सेना नहीं जोड़ा जाता है। अब्दुल हमीद हो या मैनकशा हो या मेजर शैतान सिंह हो या अपने अर्जुन सिंह साहब हो, ये सभी अलग अलग जातियों से आए हुए थे, लेकिन वहां पे एक ही जाति होती है, केवल सेना, और वो भारत की सेना जिसके ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनको शायद यह भी नहीं पता कि चीन, जिसकी बात इन्होंने कहा, गलवान में डंडे और लाठी से 100 लोगों को भगाया और मारा गया था। यह शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है कि त्वांग में क्या हुआ था, और अगर इस तरह की ये बातें करते हैं तो शायद ये अपने डूबते हुए जहाज को बचाना चाहते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं 35 साल भारत के बॉर्डरों पे ही सेवा किया है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि इनकी सोच क्या है, लेकिन इनकी पुरानी जो इतिहास है बयानबाजी की, इनको जरूर अपने इस क्षेत्रीय पार्टी से इनको कहीं ना कहीं एक साइड करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में, खास करके फौज के मन में एक असमंजस सी होती है। और आपने जो एक बात बोला कि निपट नहीं पाएंगे, अरे भारतीय सेना, इसकी एक प्रोफेशनल काबिलियत है, दुनिया के अंदर इसकी एक रुतबा है। तुर्की में भी देखिए जो सेना के लोग और अर्धसैनिक बल के गए हैं, उन्होंने कितना बेहतर काम किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बहुत शर्मनाक और दुखद इनका बयान है, और इनके बयान को हमारा पूरा देश खारिज करता है। और आज का दिन बहुत अफसोस की बात है, जब हमारे जवानों की शहादत हुई थी, और वो ऐसी शहादत जो मर के भी जिंदा है, उसको हम सलूट करते हैं, और ये इस तरह की बयान देते रहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हमारे देश के राजनेताओं के लिए भी है। ये ललन सिंह का बयान है, उनके जैसे तमाम उन योद्धाओं का बयान है। देश की सीमाओं पर जो भी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश सेवा से जुड़े हुए हैं, सभी का ये बयान है, जिसे हम गुलाम रसूल बलियावी के सामने रखने जा रहे हैं। सुन भी रहे होंगे। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, बिल्कुल पॉलिटिकल, जैसे भी आप इसे रखें, जिस एंगल से देखें, पॉलिटिकल एंगल यही हो सकता है कि अपने फायदे नुकसान को बढ़िया तरीके से गुलाम रसूल बलियावी समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी ये पूछा गया कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी जताया कि हाँ, हमें पता चला है, हम मिलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कोट किया कि कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, तो क्या कुछ लोगों का दिमाग खराब अगर हो जाए तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। पहली चीज तो कि जिनको जिस विषय की समझ न हो और उस पर वो जाकर के तकरीर कर रहे हों, और फिर इसकी इजाज़त उनको जहाँ से भी मिल रही हो, मैं तो समझता हूँ कि ये देश तो है वो अराजक स्थिति में चली जाएगी। भारतीय सेना ने अपना कितनी बार जौहर दिखाया है। पाकिस्तान, ये बलियावी जी को नहीं पता है क्या, ये पाकिस्तान जो 2 टुकड़े में बटा, वो कब बटा, और उस समय भारतीय सेना ने, कारगिल का युद्ध भारतीय सेना ने किस तरह से लड़ी। और जब सेना लड़ती है तो सेना कोई हिंदू और कोई मुसलमान लड़ती है क्या, वो भारतीय सेना लड़ती है। और जब उस सेना के तरफ आप इशारा करके बोल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो सेना है, भारतीय सेना, ये आतंकवादियों के सामने क्या नहीं टकराती है, घुटने टेक देती है? और ये 30% और 20% की बात जो आप कह रहे हैं, ये बड़े जाबाज लोग कोई सुपर ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं क्या? ये तो आप इशारा जिस तरफ कर दीजिए, राजनीति हम भी समझते हैं, लेकिन ये तो सेना पर सवाल है कि जो सेना है वो सक्षम है। अगर आतंकवादियों से, किसने बताया आपको कि भारतीय सेना आतंकवादियों से लड़ने में सक्षम नहीं है? आज तो पुलवामा की बरसी है, शहादत दी है इसी देश की सेना ने। मैं तो उन सैनिकों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और जब इतने बड़े वीर थे तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं ये कर दिए? जो बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान थे उसको क्यों नहीं कर दिए? अगर ऐसा लगता है कि उन्हीं के अंदर में ये जज्बा है, देखिए समझ कम होने का ये होता है। और तकरीर में जब तालियां मिलने लगती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हम बोले क्या जा रहे हैं। अब कुछ भी उल्टा पलटा बोले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी को तो इन पर एक्शन लेना चाहिए। मिलकर बात क्या करनी है भाई?
हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। जरूरत है ऐसे लोग। जी संजय जी, हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक्शन होना चाहिए, ये ललन सिंह भी चाहते हैं, डॉक्टर संजय भी चाहते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। अभी तक जितने बयान उन्होंने दिए हैं एक एक कर हम स्क्रीन पर नीचे मोटी पट्टियों में चला रहे हैं। और अब इसमें क्या आपको लग रहा है, ये भी क्या किसी के पढ़ाए लिखाए हैं या इसमें भी कोई बीजेपी वाला है पीछे से? नहीं, आपने तो, हम लोगों ने भी बयान दिया है इसको लेकर के। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का बयान आपने चलाया, हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, उनका बयान आप लोगों ने चलाया है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर इस तरह का कमेंट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हमारी पार्टी मानती है कि ऐसे मसले राजनीति के लिए नहीं होते हैं। उनके किसी भी बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। ये सारी बातें एकदम बकवासपूर्ण है। सेना को हम जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। सेना में गया हमारा एक एक जवान, एक एक काबिल ऑफिसर भारतीय होता है। अच्छा, आपके सेना नहीं, ठीक है, सारे ऑफिसर हमारे काबिल ही होते हैं, तो कुल फिर हमें ये बताइए, गुलाम रसूल बलियावी फिर क्या है? इन्हें कौन से ग्रेड में आप रखेंगे? नहीं, गुलाम रसूल बलियावी जी पूर्व में पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में थे। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं और अब कमेटी किस हिसाब से बनती है, उन्होंने किस कैपेसिटी में इस बयान को दिया है, ये समझ से परे है। पार्टी में बयान देने के लिए उनकी कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं है। आने वाले समय में पार्टी इन चीजों का संज्ञान कैसे लेती है, क्या कार्रवाई करती है, या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल तो ये बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पार्टी इन चीजों को टॉलरेट नहीं करती है। नहीं तो इन्हें काबिल कहना सही होगा। आप इनको, जो पार्टी को ही क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जेडीयू से अगर जुड़े हैं तो जेडीयू को ही सबसे ज्यादा नुकसान है। हमने साफ तौर पर कह दिया ना, अरे जब जेडीयू के सर्वमान्य नेता ने दरकिनार कर दिया, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोगों ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। तो कोई ये चाहेगा कि पार्टी के अंदर रहे और पार्टी की छवि। धनंजय गिरी जी हमारे साथ है। धनंजय गिरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, ये कोट किया था गुलाम रसूल बलियावी ने। आपने पूरा बयान सुना, उसके बाद ये कहते हैं कि 30% लोग जो मुस्लिम युवक हैं उन्हें मौका दीजिए, उसके बाद देखिए। तो अभी तक का इतिहास तो गवाह है कि भारत का की जो सैन्य शक्ति है उसका लोहा हर कोई मानता है, पूरा विश्व मानता है। ऐसे में ये जो फरमाइश आई है संगीत माला की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? विवेक जी, रक्षण में आरक्षण की जरूरत क्या है और इसमें संरक्षण की जरूरत क्या है? और भारतीय सेना की भर्ती तो सबके लिए खुली हुई है। 30%, 40%, 50%, जिसमें काबिलियत हो चला जाए। काबिलियत की वहां बात है, वहां तो कोई आरक्षण किसी के लिए नहीं, जाति धर्म संप्रदाय की बात ही नहीं है। यानी कि अब काबिलियत की कमी है आप में। सेना के शौर्य के सामने आतंकियों के लगातार घुटने टेकने से जब उन्हें कोई राह सूझ नहीं रही थी, तो आतंकवादियों को चाह मिली कि भाई यहां से कोई चोर दरवाजा खोजा जाए। उसमें जयचंद और आंभी और मीर जाफरों की तलाश शुरू हुई। ये उसी की एक श्रृंखला है। एक परम शहीद थे वीर हमीद, जिन्होंने मां भारती के चरणों में हंसते हंसते अपने सर को न्यौछावर कर दिया। और एक है गुलाम किसके गुलाम है ये पता करने की जरूरत है। संसार के मानव सभ्यता के इतिहास में जब से मानव सभ्यता है, कब से वीरता का जो तगमा है, शौर्य का, साहस का जो सर्टिफिकेट है भारतीय सेना के पास जो है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि दुनिया में कभी कहीं कोई घटना ऐसी नहीं है कि 1 लाख लोगों ने एक साथ सरेंडर किया हो। जब भारत और की सेना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा कराया, 1 लाख लोगों ने एक साथ सरेंडर किया था। दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती है। वो 1 लाख लोग किस देश के थे और किस मजहब के थे ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जिस बात का ढोल पीटा जा रहा है। और रही बात कि वर्तमान मुख्यमंत्री जदयू के अभी हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे, और नीतीश जी की बात भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बिहार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिहार पर ध्यान दिए बिना सालों से हम मुख्यमंत्री हैं और बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, ऐसे ही आप लोगों को भी किसी के बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, गरियाए, कुछ भी कहे, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, बिहार वासियों पर सम्मान पर पोटाराघात करे, कहीं नकली शराब बने, कहीं 144 लग जाए, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम तो बिहार पर ध्यान दिए बिना मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आप लोग भी ध्यान मत दीजिए। ऐसे बेहुदा बाहियात बातों से बिहार के जनमानस पे क्या असर होगा, विवेक जी ये कहने की बात नहीं है। तो मैं जवाब दे दूं। आप कार्रवाई करिए और नहीं तो बोले कि मैं निकम्मा हूं।
मैं जवाब दे दूं कि हार की जो स्थिति जहां पर ला कर नीतीश जी ने खड़ा कर दिया है, हर डिमांड अभिषेक डिमांड है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक डिमांड कार्रवाई की है। सभा में कहा था कि कैसी सभा है जहां सिर्फ आप नहीं बोलते बाकी सबको बोलने की छूट है। धनंजय गिरि जी अपने पॉइंट्स बढ़ाने के चक्कर में मर्यादा की सीमा को लांघ रहे हैं। ये सारा मर्यादा की सीमा को मत लांघिए धनंजय गिरि जी, एक वोट बैंक को लेकर के राजनीतिक हैसियत को जरा आंक लीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार जी अभिषेक यहाँ धनंजय गिरि ये कहना चाह रहे हैं, मर्यादा की सीमा को अभिषेक जी धनंजय गिरि ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगर बराबर रिपीटेशन हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी छवि धूमिल हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि इस पर ध्यान मत दीजिए, भाई कोई राह चलता कोई बच्चा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया हो। सुनिए भाई गुलाम रसूल बलियावी को आपने संसद तक पहुंचाया ना, राज्यसभा तक पहुंचाया ना, कहाँ है वो? और इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी अभी कहाँ अगर है? गुलाम रसूल बलियावी अभी कहाँ है? जदयू में है। अभी कहाँ है आपको पता नहीं है? अभिषेक पिछली मैं जवाब जदयू में नहीं है तो बता दीजिए कि जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। गुलाम रसूल बलियावी जी को मुख्यमंत्री जी ने किन सदनों में पहुंचाया हर कोई जानता है। पार्टी में अभी वो किसी पद पर नहीं है, राष्ट्रीय कमेटी दोबारा से बनी नहीं है, इसलिए कहीं नहीं है। मैंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सारी चीजें हैं, आगे आपको इसका रिफ्लेक्शन जरूर दिखाई पड़ेगा, किस रूप में दिखाई पड़ेगा मैं बता देता हूं। अब आप एक चीज को समझिए, हमारी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप एक तरह से भाजपा पर भी लगाया है कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत पुलवामा जैसा अटैक होता है, भाजपा उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है। एक तरफ हम लोग हैं जो स्वच्छ राजनीति करते हैं, हमने साफ तौर पर कहा कि ऐसी बातें नहीं हो सकती है, हम नहीं मानते हैं कि कोई भी पार्टी इस स्तर तक नीचे गिर सकती है, हमने इन बातों की वकालत नहीं की। और एक तरफ भाजपा के पास, या भाजपा के पास तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं, धनंजय गिरि जी तो एक मुखौटे के रूप में यहां बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जब सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम दरकिनार करते हैं बातों को, हम समर्थन नहीं करते, हम कार्रवाई की भी बात करते हैं, तब भी ये लोग अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। नीतीश कुमार जी का इसमें नहीं तो आपके नेता कितनी बार माफ करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपके नेता की तरफ उंगली उठाते हैं, बात ही नहीं, अरे उंगली तो इसलिए उठा रहे हैं कि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। सेना के खिलाफ ऐसी चीजों को हम कतई बर्दाश्त नहीं। अरे ये तो डायलॉग हुआ ना सर, अरे ये डायलॉग हुआ। जदयू में है, जदयू को एक्शन लेना होगा ना उनपे। नीतीश जी का ध्यान मत दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश जी ने नहीं कहा? एकदम कहा, वो जेडीयू में कुछ भी नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लेने की जरूरत है, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्रवाई करिए, केस करिए, मुकदमा करने की जरूरत है। केस मुकदमा अभी कर सकते हैं, नीतीश जी के खिलाफ केस मुकदमा विवेक जी भी कर सकते हैं, नोटिस किया, संजय जी बैठे हैं, ललन जी बैठे हैं, वो भी कर सकते हैं। महीना आप वो जनता दल यूनाइटेड के किसी भी पद पर नहीं है, इसलिए आप करने की कोशिश करें, कामयाब नहीं होंगे। स्थिति में पहुंच चुका है, बेहाल स्थिति में पहुंच चुका है। सेना पर आक्षेप लगे और उसकी मार्केटिंग आप करिएगा। नहीं, आपके चेहरे को हम क्या करेंगे, आप कितना भी चिल्ला लीजिए। एक बार लौटते हैं अपने पैनल की तरफ लौटते हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर संजय हमें जरा बताइए, यहाँ पर यह है कि हम एक्शन कब लेंगे ये नहीं बताएंगे, लेकिन निंदा हम कर रहे हैं। ये कोई पहला डिबेट नहीं है जिसमें हमने ऐसा देखा है कि आपकी अगर पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी नेता अगर इस तरह की बातें कहता है तो उस पर एक बड़ा अच्छा आता है कि हम निंदा करते हैं। पार्टी में अब है क्या पार्टी में किसी पद पर रहना आपके वजूद को बताता है, या पार्टी का नेता होना, उसका सदस्य होना ही एक बड़ी बात है? डॉक्टर संजय। नहीं, अगर पार्टी में वो हैं तो पार्टी के पूर्व सांसद तो कहे जाएंगे, पार्टी में हैं तो पूर्व विधान पार्षद वो कहे जाएंगे, और पार्टी को तो तय करना होगा ना। कभी वो कह रहे हैं कि करबला बना देंगे, कभी वो कह रहे हैं कि सेना जो है वो सेना सक्षम नहीं है उन आतंकवादियों से निपटने के लिए। जब 30% मुस्लिम लड़के उसमें जाएंगे तब सेना सक्षम हो जाएगी। साहब, आप इस बात को लेकर के कब तक पल्ला झाड़ते रहेंगे? एक सामान्य सदस्य ही हैं, एक्शन तो लीजिए कि किसने ये अधिकार दे दिया आपको इस तरह की बात बोलने के लिए, और वो भी भारतीय सेना पर। भारतीय सेना किसी पार्टी की है क्या? वो देश की है और पूरे विश्व में स्थापित है। भारत की सेना को कोई सर्टिफिकेट बलियावी जी जैसे लोगों से लेने की जरूरत है क्या? भारतीय सेना तो स्थापित है, और उस स्थापित सेना को जिसने अपनी वीरता का एक बार नहीं सैकड़ों बार परिचय दिया, और उसके नायक अब्दुल हमीद भी रहे हैं, क्या भारतीय सेना कभी किसी को रोका क्या? जो भी उसके योग्य, सक्षम, जो भी देश की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो हर भारतीय सेना भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। खाली पॉलिटिक्स है सर, खाली पॉलिटिक्स है। ललन सिंह जी, तुरंत ललन सिंह जी एक रिएक्शन चाहेंगे आपसे।
मैं आनंद जी, एक रिएक्शन साफ है, बहुत अच्छा प्रवक्ता साहब ने जनता यूनाइटेड का भी बोला, डॉक्टर साहब ने भी, एकदम इनको पार्टी में खारिज करना निहायत जरूरी है। इनको कोई ना कोई ऐसा उदाहरणार्थ इनको पनिशमेंट और इनकी दूरी बनाना है, जिससे कि पूरे देश में एक मौका मिले कि इस तरह के लोगों को कोई भी पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय दल हो, उसमें इनको मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2, अगर भारतीय सेना डरपोक होती तो बालाकोट में 18 दिन के बाद एक्शन नहीं होता। यही ललन सिंह जी, यही तो धनंजय गिरी भी कह रहे थे। धनंजय गिरी जी, डिमांड पूरी हो पाएगी, ऐसा होता है क्या राजनीति? विवेक जी, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कम से कम राष्ट्र हित के मुद्दे पर राजनीति न की जाए। ओछी और छिछली स्तर की अपनी सोच और अपनी राजनीति को अपने अपने दलों के और अपने अपने दायरे में रखा जाए। राष्ट्र का मुद्दा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है, आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। नीतीश जी को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। ऐसे वो पूरे जीवन की राजनीति को मटियामेट कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर वो ये ना कहें कि आप लोग ध्यान मत दीजिए। कम से कम ये तो ना कहें, पुराने स्टेटमेंट चल जाएंगे कि मैंने सुना नहीं है, वो बहाना चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान मत दीजिए। यानी कि बिहार को, भारत को, भारतीय सेना के शौर्य पर कोई इस तरह से उंगली उठा रहा है और कह रहे हैं ध्यान मत दीजिए। ये अक्षम्य है, अक्षम्य है और बिल्कुल अक्षम्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देश के शौर्य पर, देश की सेना पर इस तरह की विवादित टिप्पणी से हर किसी को बचने की जरूरत है।